स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है। वी हैव लर्न इन यूनिट 5 क्लास 11th दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, और ये ही वेपर्स फिर लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर क्रिएट करती हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो कोई लिक्विड कब बॉयल होता है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार, जो कि इक्वल है 1 एटमोस्फेयर। तो वाटर कब बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, या केल्विन में बोलें तो 373.15 केल्विन पर। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1.013 बार होता है, और ये किसके बराबर होता है? ये 1 एटमोस्फेयर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब इस टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए इस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करता है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। फिगर 2.7 डिपिक्ट्स दैट द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का किसी का भी वेपर प्रेशर हो, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। कहने का मतलब वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिगर नंबर 2.7 में क्या है? एक ग्राफ दे रखा है। ये रहा फिगर नंबर 2.7। ये एक ग्राफ दे रखा है किसके बीच में? टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के बीच में। और यहाँ पर हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो हमने क्या किया? पहले हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे हमने सॉल्वेंट को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देते देते बढ़ाते गए और हमारा सॉल्वेंट का प्रेशर है वो भी बढ़ता गया, और हमारा सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता गया। हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और इधर वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हमारा प्रेशर हो गया। और जैसे ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर पहुँचता है हमारा सॉल्वेंट बॉयल होने लगता है। तो हमारा सॉल्वेंट कौन से टेम्परेचर पर बॉयल किया? यहाँ पर। तो हमारा सॉल्वेंट प्योर है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को T0V से डिनोट करेंगे। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया? ये हो गया हमारे सॉल्वेंट का। फिर हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा, तो उसके लिए भी हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता गया और यहाँ आके हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे आके हमारा जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होने लगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए कहाँ, यहाँ पे आ रहा है। कहने का मतलब हमारे सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 बार एट 373.15 केल्विन
In order to make this solution boil, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling temperature of the pure solvent. तो हमारा प्योर सॉल्वेंट वाटर कौन से टेम्परेचर पर बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो इसका वेपर प्रेशर होता है वो 1.013 बार होता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो इसलिए वो बॉयल कर जाता है। लेकिन जैसे ही हम वाटर में सुक्रोज ऐड करके एक सॉल्यूशन बना देते हैं, तब वो इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1.013 नहीं है, इससे कम है वेपर प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, अभी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब इसका वेपर प्रेशर 1.013 बार हो जाएगा, तब ये बॉयल होगा। तो हमें प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसलिए प्योर सॉल्वेंट से इस सुक्रोज के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चला गया। थस द बॉइलिंग point of a solution is always higher than that of the boiling point of pure solvent in which the solution is prepared as shown in figure 2.7। इसलिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और सिमिलर टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रेदर देन देयर नेचर। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई है ये किस पर डिपेंड करती है? ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल कितने उसमें मिक्स किए हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल कितने प्रेजेंट हैं, इस बात पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा था, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा था। सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर। तो जब हम 100 ग्राम वाटर में 1 मोल शुगर का ऐड करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं, तो वो किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 373.52 केल्विन। और जो हमारा वाटर था वो किस पर बॉयल कर रहा था? 373.15 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहाँ पर ये 52 है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना चला गया? 373.52 केल्विन। जब हमने उसमें 1 मोल सुक्रोज ऐड कर दिया, तो अगर हमने 1000 ग्राम वाटर में 2 मोल सुक्रोज के ऐड कर दिए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और अगर हमने 3 मोल ऐड कर दिए तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। लेट T0 बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम T0 मान लें एंड जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसको TB मान लें, तो क्या होगा? द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0 इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर T0 क्या है? जब हमारा सॉल्वेंट प्योर था तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था, तो उसको T0 से डिनोट करेंगे। और जब हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया तब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चला गया,
तो उसको टी से डिनोट करेंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर टी में से माइनस करेंगे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, इज नोन एज एलिवेशन, और इसको हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी। Experiments have shown that for dilute solutions, the elevation of boiling point delta Tb is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution. Thus, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया, और तब हमें पता चला कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के। तो हम क्या लिख सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है, मोलैरिटी। तो कहने का मतलब जब हमने सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया तो ये पता चला कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के। अब हमने डाइल्यूशन कैसे किया, पहले हमारा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड था मीन्स उसमें सॉल्यूट के बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट थे, और उसी की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जा रहा था। फिर हमने उसमें और भी ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया। अब जो सॉल्यूट के पार्टिकल थे वो इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट कम हो गए, और उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो थोड़ा कम हो गया। फिर हमने उसमें और भी ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड किया तो वो और भी ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी तो सॉल्यूट की इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट कम हो गई, तो इसलिए फिर से हमारा बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया। तो यही डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट किया और इससे पता लगाया कि सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। कहने का मतलब सॉल्यूट की वजह से ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। तो हमारा डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के वी, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी एम। हियर स्मॉल एम मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी Kb इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या दे रखी है, मोलैलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। एंड ये केवी क्या है, केवी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसको बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो इतने सारे इस कांस्टेंट के नेम हैं। द यूनिट ऑफ केवी इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या है, केवी की यूनिट है। वैल्यू ऑफ केवी फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर गिवन इन टेबल 2.3। तो एक 2.3 टेबल दे रखी है जिसमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स की केवी की वैल्यू दे रखी है। इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ द मोलर मास M2 इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसका मास W2 ग्राम है एंड इस सॉल्यूट का मोलर मास M2 है, और इस सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है जिसका मास W1 ग्राम है। देन द मोलैलिटी M ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन W2 डिवाइडेड बाय M2। देखिए इसे समझने के लिए तो मोलैलिटी का ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला कैसे मिला ये देखिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, W1 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला,
और फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, W1, और उसको 1000 से डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना चाहिए, और यहाँ पर सॉल्वेंट का मास W1 इन ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम को W1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। तो ये आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो ये हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब हम इस फॉर्मूले में ये देखिए डेल्टा TB इक्वल टू KBM, तो यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे, ये रही m की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 2.30 वी गेट। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे 2.30 इक्वेशन में, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m की वैल्यू क्या है, एंड m की वैल्यू जो आई थी फाइनल, ये आई थी 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। तो इस m की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे हम m की जगह, और हमारा जो न्यू फार्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ये हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला मिल गया। फिर अगर हमें मोलर मास M2 कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, M2 इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। बस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, नोन मास ऑफ सॉल्यूट इन ए known mass of the solvent is taken and delta TB is determined experimentally for known solvent whose KB value is known। तो ये कह रहा है कि अगर हमें M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो W2 हमें दे रखा होता है एंड W1 भी दे रखा होता है। कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों दे रखे होते हैं, एंड डेल्टा TB की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जा सकती है। और इस तरीके से हमें अगर सब की वैल्यू पता होगी तो हम M2 मीन्स मोलर मास को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।